आर्थिक विश्लेषण की आड़ में पूंजीपति वर्ग की अधीनता। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यदि काउत्स्की की पुस्तक का शीर्षक उसकी विषय वस्तु को उचित रूप से प्रतिबिंबित करता, तो उसका नाम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही नहीं, बल्कि बोल्शेविकों पर बुर्जुआ हमलों का पुनरावृत्ति होना चाहिए था। रूसी क्रांति के बुर्जुआ चरित्र के बारे में पुराने मेंशेविक सिद्धांत, यानी मेंशेविकों द्वारा मार्क्सवाद का पुराना विरूपण, जिसे 1905 में काउत्स्की ने खारिज कर दिया था, अब एक बार फिर हमारे सिद्धांतकार द्वारा दोहराया जा रहा है। हमें इस सवाल से निपटना होगा, चाहे ये रूसी मार्क्सवादियों के लिए कितना भी उबाऊ क्यों न हो। 1905 से पहले रूस के सभी मार्क्सवादियों ने कहा कि रूसी क्रांति एक बुर्जुआ क्रांति है। मार्क्सवाद की जगह उदारवाद को स्थापित करते हुए मेंशेविकों ने इससे ये निष्कर्ष निकाला, इसलिए सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग को जो स्वीकार्य है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए और उनके साथ समझौता करने की नीति अपनानी चाहिए। बोल्शेविकों ने कहा कि यह एक बुर्जुआ उदारवादी सिद्धांत है। बुर्जुआ वर्ग राजशाही, जमींदारी व्यवस्था आदि को यथासंभव बनाए रखते हुए क्रांतिकारी नहीं, बल्कि बुर्जुआ, सुधारवादी तरीके से राज्य में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को अंत तक ले जाना चाहिए, खुद को बुर्जुआ वर्ग के सुधारवाद से बंधे नहीं रहने देना चाहिए। बोल्शेविकों ने बुर्जुआ क्रांति में वर्ग शक्तियों के संरेखन को इस प्रकार तैयार किया, सर्वहारा वर्ग किसानों को जीतकर उदार पूंजीपति वर्ग को बेअसर कर देगा और राजशाही, मध्ययुगीनता और जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। सर्वहारा वर्ग और आमतौर पर किसानों के बीच गठबंधन ही क्रांति के बुर्जुआ चरित्र को प्रकट करता है, क्योंकि आमतौर पर किसान छोटे उत्पादक होते हैं जो वस्तु उत्पादन के आधार पर जीवित रहते हैं। इसके अलावा बोल्शेविकों ने तब कहा, सर्वहारा वर्ग पूरे अर्ध सर्वहारा वर्ग सभी मेहनतकश और शोषित लोगों को जीत लेगा, मध्यम किसानों को बेअसर कर देगा और पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा। यह एक समाजवादी क्रांति होगी जो बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति से अलग होगी। 1905 में काउत्स्की ने इस विवाद में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था, जब तत्कालीन मेंशेविक प्लेखानोव की पूछताछ के जवाब में उन्होंने एक राय व्यक्त की थी जो मूलतः प्लेखानोव के खिलाफ थी, जिसने उस समय बोल्शेविक प्रेस में विशेष रूप से उपहास को जन्म दिया था। लेकिन अब काउत्स्की उस समय के विवादों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते, अपने स्वयं के बयानों से उजागर होने के डर से, और इस तरह जर्मन पाठक के लिए मामले के सार को समझना पूरी तरह से असंभव बना देते हैं। श्री काउत्स्की 1918 में जर्मन मजदूरों को यह नहीं बता सके कि 1905 में वे मजदूरों और किसानों के बीच गठबंधन के पक्ष में थे, न कि उदार पूंजीपति वर्ग के साथ, और किन शर्तों पर उन्होंने इस गठबंधन की वकालत की थी, और इसके लिए उन्होंने क्या कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। अपनी पुरानी स्थिति से पीछे हटते हुए काउत्स्की आर्थिक विश्लेषण की आड़ में और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में गर्व से बात करते हुए अब मजदूरों को पूंजीपति वर्ग के अधीन करने की वकालत करते हैं और मेंशेविक मास्लोव के उद्धरणों की सहायता से मेंशेविकों के पुराने उदार विचारों को चबाते हैं। रूस के पिछड़ेपन के नए विचार को साबित करने के लिए उद्धरणों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस नए विचार से निकाला गया निष्कर्ष पुराना है कि बुर्जुआ क्रांति में किसी को भी पूंजीपति वर्ग से आगे नहीं जाना चाहिए। और यह सब मार्क्स और एंगेल्स द्वारा फ्रांस में 1789 से 93 की बुर्जुआ क्रांति की तुलना जर्मनी में 1848 की बुर्जुआ क्रांति से करते हुए कही गई बातों के बावजूद है। काउत्स्की के आर्थिक विश्लेषण के मुख्य तर्क और मुख्य विषय वस्तु पर जाने से पहले हम ये ध्यान दें कि काउत्स्की के पहले वाक्यों में ही विचार की एक विचित्र उलझन या सतीपन प्रकट होता है। कृषि और विशेष रूप से छोटे किसानों की खेती, हमारे सिद्धांतकार घोषणा करते हैं, आज भी रूस की आर्थिक नींव का प्रतिनिधित्व करती है। आबादी का लगभग 4/5वां, शायद 5/6वां हिस्सा इसी पर निर्भर है। सबसे पहले मेरे प्यारे सिद्धांतकार, क्या आपने सोचा है कि छोटे उत्पादकों के इस समूह में कितने शोषक हो सकते हैं? निश्चित रूप से कुल का 10वां हिस्सा से अधिक नहीं, और शहरों में तो और भी कम, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन अधिक विकसित है। एक अविश्वसनीय रूप से उच्च आंकड़ा भी लें, मान लें कि छोटे उत्पादकों का 5वां हिस्सा शोषक हैं जो मताधिकार से वंचित हैं। तब भी आप पाएंगे कि सोवियतों की 5वीं कांग्रेस में बोल्शेविकों के पास जो 66% वोट थे, वे आबादी के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें यह भी जोड़ना होगा कि वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से सोवियत सत्ता के पक्ष में था। सिद्धांत रूप में सभी वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी सोवियत सत्ता के पक्ष में थे, और जब जुलाई 1918 में उनमें से एक हिस्से ने एक साहसिक विद्रोह शुरू किया, तो पुरानी पार्टी से 2 नई पार्टियां अलग हो गईं,
अर्थात नारोदनिक कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी कम्युनिस्ट प्रमुख वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों में से जिन्हें पुरानी पार्टी द्वारा सरकार में महत्वपूर्ण पदों के लिए नामित किया गया था। उदाहरण के लिए पहले उल्लेखित में जैक्स और दूसरे में कोलेगाएव शामिल थे। इस प्रकार काउत्स्की ने स्वयं अनजाने में इस हास्यास्पद मिथक का खंडन किया है कि बोल्शेविकों को केवल आबादी के एक अल्पसंख्यक का समर्थन प्राप्त है। दूसरे, मेरे प्यारे सिद्धांतकार, क्या आपने इस तथ्य पर विचार किया है कि छोटे किसान उत्पादक अनिवार्य रूप से सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच झूलते रहते हैं? यह मार्क्सवादी सत्य, जिसकी पुष्टि यूरोप के पूरे आधुनिक इतिहास ने की है, काउत्स्की ने बहुत ही सुविधाजनक तरीके से भूल दिया, क्योंकि यह मेंशेविक सिद्धांत को ध्वस्त कर देता है जिसे वह बार बार दोहराता रहता है। अगर काउत्स्की इसे भूल नहीं गए होते तो वे ऐसे देश में सर्वहारा तानाशाही की आवश्यकता से इनकार नहीं कर सकते थे जिसमें छोटे किसान उत्पादक प्रमुख हैं। आइए हम अपने सिद्धांतकार के आर्थिक विश्लेषण की मुख्य सामग्री की जांच करें। काउत्स्की कहते हैं कि सोवियत सत्ता एक तानाशाही है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है? सोवियत संविधान के अनुसार किसान आबादी का बहुमत बनाते हैं जिन्हें कानून बनाने और प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है वह साबित होगा अगर लगातार लागू किया जाए, और अगर आमतौर पर कहा जाए तो एक वर्ग सीधे तानाशाही का प्रयोग कर सकता है, जो वास्तव में केवल एक पार्टी द्वारा ही किया जा सकता है, किसानों की तानाशाही। और इतने गहन और चतुराईपूर्ण तर्क से अत्यधिक उत्साहित होकर हमारे अच्छे काउत्स्की ने मजाकिया बनने की कोशिश की और कहा, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवाद की सबसे दर्द रहित उपलब्धि तब सुनिश्चित होती है जब इसे किसानों के हाथों में सौंप दिया जाता है। हमारे सिद्धांतकार ने अत्यंत विस्तार से तथा अर्धउदारवादी मास्लोव के कई अत्यंत विद्वान उद्धरणों का हवाला देते हुए इस नए विचार को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि किसान उच्च अनाज की कीमतों, शहरी श्रमिकों के लिए कम मजदूरी आदि में रुचि रखते हैं। संयोग से इन नए विचारों का प्रतिपादन उतना ही अधिक उबाऊ है जितना कि हमारे लेखक युद्धोत्तर काल की वास्तविक नई विशेषताओं पर कम ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए कि किसान अपने अनाज के लिए पैसे नहीं बल्कि सामान मांगते हैं तथा उनके पास पर्याप्त कृषि उपकरण नहीं है जो किसी भी राशि के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं किए जा सकते। लेकिन इस बारे में बाद में और अधिक। इस प्रकार काउत्स्की ने सर्वहारा वर्ग की पार्टी बोल्शेविकों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने तानाशाही समाजवाद को प्राप्त करने का काम निम्न बुर्जुआ किसानों को सौंप दिया है। बढ़िया श्री काउत्स्की, लेकिन आपकी प्रबुद्ध राय में निम्न बुर्जुआ किसानों के प्रति सर्वहारा पार्टी का रवैया क्या होना चाहिए था? हमारे सिद्धांतकार ने इस विषय पर कुछ भी न कहने का फैसला किया। जाहिर है कि उन्होंने इस कहावत को ध्यान में रखा, भाषण चांदी है, मौन सोना है। लेकिन वह निम्नलिखित तर्क देकर खुद को बेनकाब कर देते हैं। सोवियत गणराज्य की शुरुआत में किसानों की सोवियतें आमतौर पर किसानों के संगठन थे। अब यह गणराज्य घोषणा करता है कि सोवियतें सर्वहारा वर्ग और गरीब किसानों के संगठन हैं। सोवियतों के चुनावों में संपन्न किसानों को मताधिकार से वंचित किया जाता है। यहाँ गरीब किसान को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत समाजवादी कृषि सुधार का एक स्थायी और व्यापक उत्पाद माना जाता है। क्या घातक विडंबना है! यह ऐसी विडंबना है जो रूस में किसी भी बुर्जुआ से सुनी जा सकती है। वे सभी इस तथ्य पर उपहास करते हैं और खुश होते हैं कि सोवियत गणराज्य खुले तौर पर गरीब किसानों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वे समाजवाद का उपहास करते हैं, यह उनका अधिकार है। लेकिन एक समाजवादी जो इस तथ्य पर उपहास करता है कि सबसे विनाशकारी युद्ध के 4 साल बाद भी रूस में गरीब किसान बचे हुए हैं और लंबे समय तक बने रहेंगे, ऐसा समाजवादी केवल थोक धर्मत्याग के समय ही पैदा हो सकता है। और आगे, सोवियत गणराज्य अमीर और गरीब किसानों के बीच संबंधों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन भूमि का पुनर्वितरण करके नहीं। शहरों में रोटी की कमी को दूर करने के लिए अमीर किसानों के अनाज के अधिशेष भंडार को छीनने के लिए सशस्त्र श्रमिकों की टुकड़ियां देहात में भेजी जाती हैं। उस स्टॉक का कुछ हिस्सा शहरी आबादी को दिया जाता है, बाकी हिस्सा गरीब किसानों को दिया जाता है। बेशक समाजवादी और मार्क्सवादी काउत्स्की इस विचार पर बहुत क्रोधित है कि इस तरह के उपाय को बड़े शहरों के परिवेश से परे बढ़ाया जाना चाहिए, और हमने इसे पूरे देश में विस्तारित किया है। एक अशिक्षित व्यक्ति की अद्वितीय, अतुलनीय और सराहनीय शीतलता या धीटता के साथ समाजवादी और मार्क्सवादी काउत्स्की उपदेश देते हैं। ये संपन्न किसानों का अधिग्रहण उत्पादन की प्रक्रिया में अशांति और गृहयुद्ध का एक नया तत्व पेश करता है। उत्पादन की प्रक्रिया में गृहयुद्ध पेश किया गया, ये कुछ अलौकिक है, जिसकी पुनर्प्राप्ति के लिए शांति और सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। ओह,
हाँ, बेशक मार्क्सवादी और समाजवादी ट्रॉट्स्की को शोषकों और अनाज मुनाफाखोरों के लिए शांति और सुरक्षा के विषय पर आहें भरनी चाहिए और आंसू बहाने चाहिए। जो अपने अधिशेष स्टॉक को जमा करते हैं, अनाज एकाधिकार कानून को तोड़फोड़ करते हैं और शहरी आबादी को अकाल की ओर ले जाते हैं। हम सभी समाजवादी और मार्क्सवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं। ट्रॉट्स्की, हेनरिक वेबर, वियना, लोनगेट्स, पेरिस, मैकडोनाल्ड्स, लंदन आदि एक साथ गाते हैं। हम सभी मजदूर वर्ग की क्रांति के पक्ष में हैं। केवल हम ऐसी क्रांति चाहते हैं जो अनाज मुनाफाखोरों की शांति और सुरक्षा का उल्लंघन न करे। और हम पूंजीपतियों के प्रति इस घिनौनी अधीनता को उत्पादन की प्रक्रिया के मार्क्सवादी संदर्भ द्वारा छिपाते हैं। जरा देखिए कि हमारे सिद्धांतकार किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वह बोल्शेविकों पर किसानों की तानाशाही को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में पेश करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन साथ ही वह हम पर ग्रामीण जिलों में गृहयुद्ध शुरू करने का आरोप लगाते हैं, जिसे हम अपना श्रेय समझते हैं। ग्रामीण इलाकों में मजदूरों की सशस्त्र टुकड़ियां भेजने का आरोप लगाते हैं, जो सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि वे सर्वहारा वर्ग और गरीब किसानों की तानाशाही का प्रयोग कर रहे हैं, बाद वाले की सहायता करते हैं और मुनाफाखोरों और धनी किसानों से अनाज के अधिशेष भंडार को जब्त करते हैं, जिसे वे अनाज एकाधिकार कानून का उल्लंघन करते हुए जमा कर रहे हैं। एक और हमारे मार्क्सवादी सिद्धांतकार शुद्ध लोकतंत्र के पक्षधर हैं। क्रांतिकारी वर्ग, मेहनतकश और शोषित लोगों के नेता की बहुसंख्यक आबादी, जिसमें शोषक भी शामिल हैं, के अधीनता के पक्षधर हैं। दूसरी ओर हमारे खिलाफ एक तर्क के रूप में वे बताते हैं कि क्रांति को अनिवार्य रूप से बुर्जुआ चरित्र धारण करना चाहिए। बुर्जुआ क्योंकि किसानों का जीवन समग्र रूप से बुर्जुआ सामाजिक संबंधों पर आधारित है, और साथ ही वे सर्वहारा वर्ग मार्क्सवादी दृष्टिकोण को बनाए रखने का दिखावा करते हैं। आर्थिक विश्लेषण की जगह हमारे पास प्रथम श्रेणी का घालमेल है। मार्क्सवाद की जगह हमारे पास उदारवादी सिद्धांतों के टुकड़े और पूंजीपति वर्ग और कुलिकों की दास्ता का उपदेश है। जिस प्रश्न को ट्रॉट्स्की ने इतना उलझाया है, उसे बोल्शेविकों ने 1905 में ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। हाँ, हमारी क्रांति एक बुर्जुआ क्रांति है जब तक हम समग्र रूप से किसानों के साथ चलते हैं। ये हमारे लिए जितना स्पष्ट हो सकता है उतना स्पष्ट है। हमने 1905 से इसे सैकड़ों और हजारों बार कहा है, और हमने कभी भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के इस आवश्यक चरण को छोड़ने या इसे आदेशों द्वारा समाप्त करने का प्रयास नहीं किया है। इस बिंदु पर हमें उजागर करने के ट्रॉट्स्की के प्रयास केवल उनके स्वयं के मन की उलझन और 1905 में जो उन्होंने लिखा था उससे याद करने के उनके डर को उजागर करते हैं, जब वे अभी तक विद्रोही नहीं थे। हालांकि अप्रैल 1917 से अक्टूबर क्रांति से बहुत पहले, यानी सत्ता संभालने से बहुत पहले, हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा की और लोगों को समझाया, क्रांति अब इस चरण पर नहीं रुक सकती, क्योंकि देश आगे बढ़ चुका है, पूंजीवाद आगे बढ़ चुका है, बर्बादी अकल्पनीय आयामों तक पहुंच चुकी है, जो चाहे कोई इसे पसंद करे या नहीं, समाजवाद की ओर कदम बढ़ाने की मांग करेगी। क्योंकि आगे बढ़ने, युद्ध से थके हुए देश को बचाने और मेहनतकश और शोषित लोगों की पीड़ा को कम करने का कोई और तरीका नहीं है। चीजें वैसी ही हुई जैसी हमने कहा था। क्रांति ने जो रास्ता अपनाया है, उसने हमारे तर्क की सत्यता की पुष्टि की है। सबसे पहले राजशाही के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, मध्ययुगीनता के खिलाफ किसानों के संपूर्ण समूह के साथ, और उस सीमा तक क्रांति बुर्जुआ लोकतांत्रिक बनी हुई है। फिर गरीब किसानों के साथ, अर्ध सर्वहाराओं के साथ, सभी शोषितों के साथ, पूंजीवाद के खिलाफ जिसमें ग्रामीण धनी, कुलिक, मुनाफाखोर शामिल हैं, और उस सीमा तक क्रांति समाजवादी बन जाती है। पहले और दूसरे के बीच एक कृत्रिम चीनी दीवार खड़ी करने की कोशिश करना, उन्हें सर्वहारा वर्ग की तैयारी की डिग्री और गरीब किसानों के साथ उसकी एकता की डिग्री के अलावा किसी और चीज से अलग करना, मार्क्सवाद को भयानक रूप से विकृत करना, उसे अश्लील बनाना, उसकी जगह उदारवाद को स्थापित करना है। इसका अर्थ है मध्ययुगीनता की तुलना में पूंजीपति वर्ग के प्रगतिशील चरित्र के अर्धवैज्ञानिक संदर्भों के माध्यम से समाजवादी सर्वहारा वर्ग के खिलाफ पूंजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी रक्षा की तस्करी करना। संयोग से सोवियत लोकतंत्र के एक बहुत ही उच्चतर रूप और प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मजदूरों और किसानों के जनसमूह को एकजुट करके और उन्हें राजनीतिक जीवन में लाकर वे सबसे संवेदनशील बैरोमीटर के रूप में काम करते हैं, जो लोगों की राजनीतिक वर्ग परिपक्वता के विकास और विकास के लोगों, जिस अर्थ में मार्क्स ने 1871 में एक वास्तविक जनक्रांति की बात की थी, के सबसे करीब है। सोवियत संविधान किसी योजना के अनुसार तैयार नहीं किया गया था, ये किसी अध्ययन में तैयार नहीं किया गया था, और बुर्जुआ वकीलों द्वारा मेहनतकश लोगों पर थोपा नहीं गया था। नहीं, ये संविधान वर्ग संघर्ष के विकास के दौरान उसी अनुपात में विकसित हुआ जिस अनुपात में वर्ग विरोध परिपक्व हुए।
वही तथ्य जिन्हें खुद काउत्स्की को स्वीकार करना पड़ा है, इसे साबित करते हैं। शुरू में सोवियतों ने किसानों को समग्र रूप से अपनाया। गरीब किसानों की अपरिपक्वता, पिछड़ेपन और अज्ञानता के कारण नेतृत्व कुलकों, अमीरों, पूंजीपतियों और निम्न बुर्जुआ बुद्धिजीवियों के हाथों में चला गया। वह निम्न बुर्जुआ वर्ग, मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों, केवल मूर्ख या काउत्स्की जैसे पाखंडी ही इनमें से किसी को समाजवादी मान सकते हैं, के वर्चस्व का दौर था। निम्न बुर्जुआ वर्ग अनिवार्य रूप से और अपरिहार्य रूप से पूंजीपति वर्ग, केरेंस्की, कोनेलोव, सविनकोव की तानाशाही और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बीच झूलता रहा, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति की बुनियादी विशेषताओं के कारण निम्न बुर्जुआ वर्ग स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने में असमर्थ है। वैसे काउत्स्की रूसी क्रांति के अपने विश्लेषण में खुद को लोकतंत्र की कानूनी और औपचारिक अवधारणा तक सीमित रखकर मार्क्सवाद को पूरी तरह से त्याग देते हैं, जो पूंजीपति वर्ग को उनके वर्चस्व को छिपाने के लिए एक पर्दा और लोगों को धोखा देने के साधन के रूप में कार्य करता है, और यह भूलकर कि व्यवहार में लोकतंत्र कभी पूंजीपति वर्ग की तानाशाही के लिए खड़ा होता है, कभी उस तानाशाही के अधीन रहने वाले निम्न पूंजीपति वर्ग के नपुंसक सुधारवाद के लिए, इत्यादि। काउत्स्की के अनुसार एक पूंजीवादी देश में बुर्जुआ पार्टियां होती थीं और एक सर्वहारा पार्टी, बोल्शेविक, होती थी, जो बहुमत सर्वहारा वर्ग के जनसमूह का नेतृत्व करती थी, लेकिन कोई निम्न बुर्जुआ पार्टियां नहीं थीं। मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों की कोई वर्ग जड़ें नहीं थी, कोई निम्न बुर्जुआ जड़ें नहीं थी। निम्न पूंजीपति वर्ग, मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों के झिझकने से लोगों को जागरूक होने और उनमें से अधिकांश लोगों, सभी निम्न वर्गों, सभी सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा वर्ग को ऐसे नेताओं से दूर रखने में मदद मिली। बोल्शेविकों ने सोवियतों, अक्टूबर 1917 तक पेट्रोग्राद और मॉस्को में प्रभुत्व हासिल कर लिया। समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों के बीच विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया। विजयी बोल्शेविक क्रांति का मतलब था अस्थिरता का अंत, राजशाही और जमींदारी व्यवस्था का पूर्ण विनाश, जो अक्टूबर क्रांति से पहले नष्ट नहीं हुई थी। हमने बुर्जुआ क्रांति को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाया। किसानों ने समग्र रूप से हमारा समर्थन किया। समाजवादी सर्वहारा वर्ग के प्रति उनका विरोध एक साथ प्रकट नहीं हो सकता था। सोवियतों ने सामान्य रूप से किसानों को एकजुट किया। किसानों के बीच वर्ग विभाजन अभी परिपक्व नहीं हुआ था, अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था। ये प्रक्रिया 1918 की गर्मियों और शरद ऋतु में हुई। चेक प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह ने कुलकों को जगा दिया। रूस में कुलक विद्रोह की लहर चल पड़ी। गरीब किसानों ने किताबों या अखबारों से नहीं, बल्कि जीवन से ही सीखा कि उनके हित कुलकों, अमीरों, ग्रामीण पूंजीपतियों के हितों के बिल्कुल विपरीत थे। हर दूसरे निम्न बुर्जुआ दल की तरह वाम समाजवादी क्रांतिकारियों ने लोगों की झिझक को प्रतिबिंबित किया और 1918 की गर्मियों में वे विभाजित हो गए। एक वर्ग चेक के साथ सेना में शामिल हो गया। मॉस्को में विद्रोह, जब प्रोशियान ने टेलीग्राफ कार्यालय पर कब्जा कर लिया। 1 घंटे के लिए रूस को घोषणा की कि बोल्शेविकों को उखाड़ फेंका गया था। फिर मुरावियोव का विश्वासघात, सेना का कमांडर इन चीफ जो चेक से लड़ रहा था, आदि, जबकि दूसरा वर्ग, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, बोल्शेविकों के साथ रहा। कस्बों में बढ़ती खाद्यान्न की कमी ने अनाज के एकाधिकार के प्रश्न को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। सिद्धांतकार काउत्स्की ने अपने आर्थिक विश्लेषण में इसे पूरी तरह से भूल दिया, जो कि मास्लोव के लेखन से 10 साल पहले प्राप्त की गई सामान्य बातों का दोहराव मात्र है। पुराने जमींदार और बुर्जुआ, और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक गणतंत्रवादी राज्य ने ग्रामीण जिलों में सशस्त्र टुकड़ियां भेजी थीं जो व्यावहारिक रूप से पूंजीपति वर्ग के इशारे पर चलती थीं। श्री काउत्स्की को यह नहीं पता। वह इसे पूंजीपति वर्ग की तानाशाही नहीं मानते, भगवान न करे। ये शुद्ध लोकतंत्र है, खासकर अगर इसे बुर्जुआ संसद द्वारा समर्थन दिया जाता है। न ही काउत्स्की ने सुना है कि 1917 की गर्मियों और शरद ऋतु में अवक्सेंटेव और एस मास्लोव ने केरेंस्की, तेरेटेली और अन्य समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों के साथ मिलकर भूमि समितियों के सदस्यों को गिरफ्तार किया। वह इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहते। पूरा मुद्दा यह है कि एक बुर्जुआ राज्य जो लोकतांत्रिक गणराज्य के माध्यम से पूंजीपति वर्ग की तानाशाही का प्रयोग कर रहा है, वह लोगों के सामने ये स्वीकार नहीं कर सकता कि वह पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रहा है। वह सच नहीं बोल सकता और उसे पाखंडी की भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन पेरिस कम्यून जैसा राज्य, सोवियत राज्य, खुलेआम और स्पष्ट रूप से लोगों को सच बताता है और घोषणा करता है कि यह सर्वहारा वर्ग और गरीब किसानों की तानाशाही है, और इस सच्चाई से ये लाखों नए नागरिकों को जीतता है जिन्हें किसी भी लोकतांत्रिक गणराज्य में दबा कर रखा जाता है, लेकिन जिन्हें सोवियतों द्वारा राजनीतिक जीवन में, लोकतंत्र में, राज्य के प्रशासन में खींचा जाता है। सोवियत गणराज्य ग्रामीण जिलों में राजधानियों से सशस्त्र श्रमिकों की टुकड़ियां भेजता है, मुख्य रूप से अधिक उन्नत
ये कार्यकर्ता समाजवाद को ग्रामीण इलाकों में ले जाते हैं, गरीबों को जीतते हैं, उन्हें संगठित और प्रबुद्ध करते हैं और पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को दबाने में उनकी मदद करते हैं। जो लोग परिस्थिति से परिचित हैं और ग्रामीण जिलों में रह चुके हैं, वे सभी कहते हैं कि अभी 1918 की गर्मियों और शरद ऋतु में ग्रामीण जिले खुद अक्टूबर यानी सर्वहारा क्रांति से गुजर रहे हैं। हालात बदलने लगे हैं। कुलक विद्रोहों की लहर गरीबों के उत्थान, गरीब किसानों की समितियों के विकास के लिए रास्ता दे रही है। सेना में डिवीजनों और सेनाओं के कमिश्नर, अधिकारी और कमांडर बनने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। और ठीक उसी समय जब जुलाई 1918 के संकट और पूंजीपति वर्ग के विलाप से भयभीत सरल दिमाग कौत्स्की मुर्गे की तरह पूंजीपति वर्ग के पीछे भाग रहा था और एक पूरा पैम्फलेट लिख रहा था जिसमें यह विश्वास था कि बोल्शेविक किसानों द्वारा उखाड़ फेंके जाने की पूर्व संध्या पर है, जिस समय यह मूर्ख वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों के अलगाव को बोल्शेविकों का समर्थन करने वालों के घेरे का संकुचन मान रहा था, ठीक उसी समय बोल्शेविज्म के समर्थकों का वास्तविक दायरा बहुत अधिक बढ़ रहा था, क्योंकि गांव के लाखों गरीब लोग खुद को कुलकों और गांव के पूंजीपतियों के संरक्षण और प्रभाव से मुक्त कर रहे थे और स्वतंत्र राजनीतिक जीवन के लिए जाग रहे थे। हमने सैकड़ों वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों, ऋणविहीन बुद्धिजीवियों और किसानों के बीच से कुलकों को खो दिया है, लेकिन हमने लाखों गरीब लोगों को पाया है। सोवियतों की छठी कांग्रेस 6 से 9 नवंबर 1918 में 967 मतदान प्रतिनिधि थे, जिनमें से 950 बोल्शेविक थे और 351 प्रतिनिधि जिनके पास आवाज थी लेकिन वोट नहीं था, जिनमें से 335 बोल्शेविक थे, यानी कुल प्रतिनिधियों की संख्या का 97% बोल्शेविक थे। राजधानियों में सर्वहारा क्रांति के एक वर्ष बाद और इसके प्रभाव में तथा इसकी सहायता से सुदूर ग्रामीण जिलों में सर्वहारा क्रांति शुरू हुई और इसने अंततः सोवियतों तथा बोल्शेविज्म की शक्ति को सुदृढ़ कर दिया तथा अंततः ये सिद्ध कर दिया कि देश में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। समग्र रूप से किसानों के साथ गठबंधन में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को पूरा करने के बाद रूसी सर्वहारा वर्ग अंततः समाजवादी क्रांति की ओर बढ़ा, जब वह ग्रामीण आबादी को विभाजित करने, ग्रामीण सर्वहाराओं और अर्ध सर्वहाराओं को अपने पक्ष में करने तथा किसान पूंजीपति वर्ग सहित कुलकों और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध उन्हें एकजुट करने में सफल रहा। अब अगर राजधानियों और बड़े औद्योगिक केंद्रों में बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग गांव के गरीबों को अमीर किसानों के खिलाफ अपने इर्द गिर्द लामबंद नहीं कर पाता, तो यह वास्तव में साबित होता कि रूस समाजवादी क्रांति के लिए अपरिपक्व था। तब किसान एक अभिन्न इकाई बने रहते, यानी वे कुलकों, अमीरों, पूंजीपतियों के आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक नेतृत्व के अधीन रहते और क्रांति बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि यदि ऐसा होता भी तो इससे ये साबित नहीं होता कि सर्वहारा वर्ग को सत्ता नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग ही है जिसने वास्तव में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाया है। ये सर्वहारा वर्ग ही है जिसने विश्व सर्वहारा क्रांति को निकट लाने के लिए वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है, और सर्वहारा वर्ग ने ही सोवियत राज्य का निर्माण किया है, जो पेरिस कम्यून के बाद समाजवादी राज्य की ओर दूसरा कदम है। दूसरी ओर, यदि बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग ने अक्टूबर से नवंबर 1917 में ग्रामीण जिलों में वर्ग विभेदीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, उसे तैयार किए और लाए बिना ग्रामीण जिलों में गृहयुद्ध या समाजवाद की शुरुआत की घोषणा करने की कोशिश की होती, सामान्य रूप से किसानों के साथ एक अस्थायी गुट के बिना, मध्यम किसानों को कई रियायतें दिए बिना आदि की कोशिश की होती, तो यह मार्क्सवाद का एक ब्लैंकिस्ट विरूपण होता, अल्पसंख्यक द्वारा बहुमत पर अपनी इच्छा थोपने का प्रयास होता। यह एक सैद्धांतिक मूर्खता होती जो यह समझने में विफलता को प्रकट करती कि एक सामान्य किसान क्रांति अभी भी एक बुर्जुआ क्रांति है और संक्रमणों की एक श्रृंखला संक्रमणकालीन चरणों के बिना इसे एक पिछड़े देश में समाजवादी क्रांति में नहीं बदला जा सकता है। काउत्स्की ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और राजनीतिक समस्या में सब कुछ उलझा दिया है और व्यवहार में वह पूंजीपति वर्ग के सेवक के अलावा कुछ नहीं साबित हुआ है, जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के खिलाफ चिल्ला रहा है। काउत्स्की ने इसी तरह की, अगर इससे भी बड़ी, उलझन को एक और बेहद रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न में पेश किया है, यानी क्या कृषि सुधार के क्षेत्र में सोवियत गणराज्य की विधायी गतिविधि, जो समाजवादी सुधारों में सबसे कठिन और फिर भी सबसे महत्वपूर्ण है, ठोस सिद्धांतों पर आधारित थी और फिर उसे सही तरीके से लागू किया गया था। हमें किसी भी पश्चिमी यूरोपीय मार्क्सवादी का असीम आभार मानना चाहिए, जिसने कम से कम सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद हमारी नीति की आलोचना की, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलेगी और दुनिया भर में परिपक्व हो रही क्रांति में भी मदद मिलेगी। लेकिन आलोचना के बजाय काउत्स्की एक अविश्वसनीय सैद्धांतिक गड़बड़ी पैदा करता है, जो मार्क्सवाद को उदारवाद में बदल देता है और जो व्यवहार में
बुल्शेविकों के खिलाफ बेकार, जहरीले, अश्लील हमलों की एक श्रृंखला है। पाठक खुद ही फैसला करें, बड़ी भू संपत्तियों को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। ये क्रांति का परिणाम था। ये तुरंत स्पष्ट था। बड़ी बड़ी संपदाओं का किसान आबादी को हस्तांतरण अपरिहार्य हो गया था। ये सच नहीं है, श्रीमान काउत्स्की। आप इस प्रश्न के प्रति विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण के स्थान पर जो आपको स्पष्ट लगता है, उसे प्रतिस्थापित करते हैं। क्रांति के इतिहास ने दिखाया है कि बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ, मेंशेविक और समाजवादी क्रांतिकारियों की गठबंधन सरकार ने बड़ी भू स्वामित्व को बनाए रखने की नीति अपनाई। यह विशेष रूप से एस मास्लोव के बिल और भूमि समितियों के सदस्यों की गिरफ्तारी से साबित हुआ। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बिना किसान आबादी भूस्वामियों को नहीं हरा पाती, जिन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन जिस रूप में यह होना था उसमें कोई एकता नहीं थी। विभिन्न समाधान संभव थे। काउत्स्की को सबसे अधिक चिंता समाजवादियों की एकता की है, चाहे कोई भी खुद को इस नाम से पुकारे। वह भूल जाता है कि पूंजीवादी समाज में प्रमुख वर्ग अलग अलग समाधानों पर पहुंचने के लिए बाध्य है। समाजवादी दृष्टिकोण से सबसे तर्कसंगत समाधान ये होता कि बड़ी बड़ी जागीरों को राज्य की संपत्ति में बदल दिया जाता और उन किसानों को, जो अब तक उन पर मजदूरी करने के लिए काम करते थे, सहकारी समितियों के रूप में उन पर खेती करने की अनुमति दी जाती। लेकिन ऐसा समाधान एक प्रकार के खेत मजदूर के अस्तित्व को पूर्व निर्धारित करता है, जो रूस में मौजूद नहीं था। दूसरा समाधान ये होता कि बड़ी बड़ी जागीरों को राज्य की संपत्ति में बदल दिया जाता और उन्हें छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित कर दिया जाता, जिन्हें उन किसानों को किराए पर दिया जाता जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती। अगर ऐसा किया जाता तो कम से कम कुछ समाजवादी तो हासिल होता। हमेशा की तरह काउत्स्की ने खुद को मशहूर बातों तक ही सीमित रखा। एक तरफ इसे स्वीकार किए बिना नहीं रहा जा सकता और दूसरी तरफ इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। वह बिना सोचे समझे अलग अलग समाधान एक साथ रखता है, एकमात्र यथार्थवादी और मार्क्सवादी विचार कि ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण के चरण क्या होने चाहिए। रूस में खेत मजदूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और काउत्स्की ने उस सवाल पर बात नहीं की जिसे सोवियत सरकार ने उठाया था, भूमि की खेती के सामुदायिक और सहकारी रूप में संक्रमण की विधि। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि काउत्स्की छोटे भूखंडों को किराए पर देने में कुछ समाजवादी देखने का दावा करता है। वास्तव में यह एक निम्न बुर्जुआ नारा है और इसमें कुछ भी समाजवादी नहीं है। यदि भूमि को किराए पर देने वाला राज्य पेरिस कम्यून जैसा राज्य नहीं है, बल्कि एक संसदीय बुर्जुआ गणराज्य है, और यही काउत्स्की की निरंतर धारणा है, तो छोटे भूखंडों में भूमि को किराए पर देना एक विशिष्ट उदारवादी सुधार है। काउत्स्की ने सोवियत सरकार द्वारा भूमि के सभी निजी स्वामित्व को समाप्त करने के बारे में कुछ नहीं कहा। उससे भी बदतर बात यह है कि उन्होंने अविश्वसनीय जालसाजी का सहारा लिया और सोवियत सरकार के आदेशों को इस तरह से उद्धृत किया कि सबसे जरूरी बातें छूट गईं। ये कहने के बाद कि लघु उत्पादन के साधनों पर पूर्ण निजी स्वामित्व के लिए प्रयास करता है, तथा ये कि संविधान सभा ही एकमात्र प्राधिकार है जो भूमि के विभाजन को रोकने में सक्षम है। ये कथन रूस में हंसी का कारण बनेगा, जहां हर कोई जानता है कि केवल सोवियत संघ को ही मजदूरों और किसानों द्वारा आधिकारिक माना जाता है, जबकि संविधान सभा चेक और भूस्वामियों का नारा बन गई है। काउत्स्की आगे कहते हैं, सोवियत सरकार के पहले आदेशों में से एक में ये घोषित किया गया था कि 1. भूमि स्वामित्व को बिना किसी मुआवजे के तत्काल समाप्त कर दिया जाता है। 2. भूमि संपदा, साथ ही सभी राजसी, मठ और चर्च की भूमि, उनके सभी पशुधन, औजार, भवन और उनसे संबंधित सभी चीजें संविधान सभा द्वारा भूमि प्रश्न के निपटारे तक किसानों के प्रतिनिधियों के वैजद सोवियतों की वोलोस्ट भूमि समितियों के अधीन रखी जाएंगी। केवल इन दो खंडों को उद्धृत करने के बाद काउत्स्की ने निष्कर्ष निकाला, संविधान सभा का संदर्भ एक मृत पत्र बनकर रह गया है। वास्तव में अलग अलग वोलोस्टों में किसान अपनी मर्जी से जमीन का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ आपके पास काउत्स्की की आलोचना का एक उदाहरण है। यहाँ आपके पास एक वैज्ञानिक कार्य है जो धोखाधड़ी की तरह है। जर्मन पाठक को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि बोल्शेविकों ने भूमि के निजी स्वामित्व के सवाल पर किसानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, कि बोल्शेविकों ने किसानों को स्थानीय रूप से अलग अलग वोलोस्ट में जिस तरह से वे चाहें कार्य करने की अनुमति दी। लेकिन वास्तव में काउत्स्की ने जिस आदेश को उद्धृत किया है, जो पहली बार 26 अक्टूबर 1917 को पुरानी शैली के अनुसार प्रख्यापित किया गया था, उसमें 2 नहीं बल्कि 5 खंड हैं। साथ ही शासनादेश के 8 खंड हैं, जिनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। डिक्री के खंड 3 में कहा गया है कि संपदाएं लोगों को हस्तांतरित की जाती हैं,
और जब्त की गई सभी संपत्तियों की सटीक सूची तैयार की जाएगी और संपत्ति को सबसे सख्त क्रांतिकारी तरीके से संरक्षित किया जाएगा। और शासनादेश घोषित करता है कि भूमि के निजी स्वामित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा कि जिन भूमियों पर उच्च स्तरीय वैज्ञानिक खेती की जाती है उन्हें विभाजित नहीं किया जाएगा, कि जब्त की गई संपदाओं के सभी पशुधन और कृषि उपकरण आकार और महत्व के आधार पर राज्य या कम्यून के अनन्य उपयोग में चले जाएंगे और इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और कि सभी भूमि राष्ट्रीय भूमि निधि का हिस्सा बन जाएगी। इसके अलावा संविधान सभा के विघटन 5 जनवरी 1918 के साथ ही सोवियत संघ की तीसरी कांग्रेस ने कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जो अब सोवियत गणराज्य के मौलिक कानून का हिस्सा है। इस घोषणा के अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 1 में कहा गया है कि भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाता है और मॉडल एस्टेट और कृषि उद्यमों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाता है। इसलिए संविधान सभा का संदर्भ निरर्थक नहीं रहा, क्योंकि एक अन्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय, जो किसानों की दृष्टि में कहीं अधिक अधिकार संपन्न था, ने कृषि समस्या का समाधान अपने ऊपर ले लिया। फिर 6 फरवरी 1918 को भूमि समाजीकरण कानून लागू किया गया, जिसने एक बार फिर भूमि के सभी निजी स्वामित्व के उन्मूलन की पुष्टि की और भूमि और सभी निजी स्टॉक और उपकरणों को संघीय सोवियत सरकार के नियंत्रण में सोवियत अधिकारियों के निपटान में रखा। भूमि के निपटान से जुड़े कर्तव्यों में कानून ने निर्धारित किया, समाजवादी खेती में परिवर्तन के उद्देश्य से व्यक्तिगत खेती की कीमत पर श्रम और उत्पादन की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सामूहिक खेती को अधिक लाभप्रद के रूप में विकसित करना, अनुच्छेद 11 पैराग्राफ ई। इसी कानून ने समान भूमि स्वामित्व के सिद्धांत को स्थापित करते हुए इस मौलिक प्रश्न का उत्तर दिया, भूमि के उपयोग का अधिकार किसको है। निम्नलिखित तरीके से अनुच्छेद 20 रूसी सोवियत संघीय गणराज्य की सीमाओं के भीतर भूमि के भूखंडों का उपयोग सार्वजनिक और निजी जरूरतों के लिए किया जा सकता है। ए सांस्कृतिक और शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए 1 सोवियत सत्ता के अंगों, संघीय, साथ ही क्षेत्रों, गुबनिया, ओएस्ट, वोलोस्ट और गांवों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य द्वारा, और 2 सार्वजनिक निकायों द्वारा स्थानीय सोवियत अधिकारियों के नियंत्रण में और उनकी अनुमति से। बी कृषि उद्देश्यों के लिए 3 कृषि समुदायों द्वारा, 4 कृषि सहकारी समितियों द्वारा, 5 ग्राम समुदायों द्वारा, 6 व्यक्तिगत परिवारों और व्यक्तियों द्वारा। पाठक देखेंगे कि काउत्स्की ने तथ्यों को पूरी तरह से तोड़मरोड़ कर पेश किया है तथा जर्मन पाठकों को रूस में सर्वहारा राज्य की कृषि नीति और कृषि कानून के बारे में बिल्कुल गलत जानकारी दी है। काउत्स्की सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण मौलिक प्रश्नों को भी सूत्रबद्ध करने में असमर्थ सिद्ध हुए। ये प्रश्न है 1 समान भूमि स्वामित्व और 2 भूमि का राष्ट्रीयकरण। इन दोनों उपायों का सामान्य रूप से समाजवाद से संबंध और विशेष रूप से पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण से संबंध। 3 छोटी बिखरी हुई खेती से बड़े पैमाने पर सामूहिक खेती में संक्रमण के रूप में आम खेती। क्या सोवियत कानून में इस प्रश्न से निपटने का तरीका समाजवाद की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पहले प्रश्न पर सबसे पहले निम्नलिखित 2 मौलिक तथ्यों को स्थापित करना आवश्यक है। 1905 के अनुभव की समीक्षा में मैं उदाहरण के लिए प्रथम रूसी क्रांति में कृषि समस्या पर अपने काम का उल्लेख कर सकता हूँ। बोल्शेविकों ने समान भूमि स्वामित्व के नारे के लोकतांत्रिक रूप से प्रगतिशील, लोकतांत्रिक रूप से क्रांतिकारी अर्थ की ओर इशारा किया, और 1917 में अक्टूबर क्रांति से पहले उन्होंने इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात की। भूमि समाजीकरण कानून को लागू करते समय, जिसकी भावना समान भूमि स्वामित्व है, बोल्शेविकों ने सबसे स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से घोषणा की, ये हमारा विचार नहीं है, हम इस नारे से सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इसे लागू करना अपना कर्तव्य समझते हैं क्योंकि यह किसानों के भारी बहुमत की मांग है। और कामकाजी लोगों के बहुमत के विचार और मांगें ऐसी चीजें हैं जिन्हें कामकाजी लोगों को अपनी इच्छा से त्यागना चाहिए। ऐसी मांगों को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही छोड़ा जा सकता है। हम बोल्शेविक किसानों को निम्न बुर्जुआ नारे त्यागने में मदद करेंगे तथा उन्हें यथाशीघ्र तथा आसानी से छोड़कर समाजवादी नारे अपनाने में मदद करेंगे। एक मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो अपने वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मजदूर वर्ग की क्रांति में मदद करना चाहता था, उसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। पहला, क्या ये सच है कि समान भूमि स्वामित्व के विचार में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को उसके निष्कर्ष तक ले जाने का लोकतांत्रिक क्रांतिकारी अर्थ है? दूसरा, क्या बोल्शेविकों ने अपने मतों से निम्न बुर्जुआ समान भूमि स्वामित्व कानून को पारित करने में मदद करके और सबसे अधिक निष्ठापूर्वक पालन करके सही काम किया? काउत्स्की यह समझने में भी असफल रहे कि सैद्धांतिक रूप से समस्या का मूल क्या था। काउत्स्की कभी भी इस दृष्टिकोण का खंडन नहीं कर पाएंगे कि समान भूमि स्वामित्व के विचार का बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति में प्रगतिशील और क्रांतिकारी मूल्य है।
ऐसी क्रांति इससे आगे नहीं जा सकती। अपनी सीमा तक पहुंचकर ये और भी स्पष्ट रूप से, तेजी से और आसानी से लोगों के सामने बुर्जुआ लोकतांत्रिक समाधानों की अपर्याप्तता और उनकी सीमाओं से आगे बढ़ने, समाजवाद की ओर बढ़ने की आवश्यकता को प्रकट करता है। किसान, जिन्होंने जारशाही और जमींदारों को उखाड़ फेंका है, समान भूमि स्वामित्व का सपना देखते हैं, और एक बार जब किसान जमींदारों और बुर्जुआ संसदीय गणतंत्र राज्य से मुक्त हो गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। मजदूर किसानों से कहते हैं, हम आपको आदर्श पूंजीवाद तक पहुंचने में मदद करेंगे, क्योंकि समान भूमि स्वामित्व छोटे उत्पादक द्वारा पूंजीवाद का आदर्शीकरण है। साथ ही हम आपको इसकी अपर्याप्तता और साझा खेती करने की आवश्यकता साबित करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि काउत्स्की यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि सर्वहारा वर्ग द्वारा किसान संघर्ष का इस तरह का नेतृत्व सही था। हालांकि काउत्स्की ने इस प्रश्न को पूरी तरह से टालना पसंद किया। इसके बाद काउत्स्की ने जानबूझकर अपने जर्मन पाठकों को यह तथ्य छिपाकर धोखा दिया कि सोवियत सरकार अपने भूमि कानून में कम्यूनों और सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वरीयता देती थी। बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के अंत तक सभी किसानों के साथ तथा किसानों के गरीब, सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा हिस्से के साथ समाजवादी क्रांति की ओर आगे बढ़ना बोल्शेविकों की यही नीति रही है और यही एकमात्र मार्क्सवादी नीति है। लेकिन काउत्स्की पूरी तरह से उलझन में है और एक भी सवाल तैयार करने में असमर्थ है। एक और वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि समान भूमि स्वामित्व के सवाल पर मजदूरों को किसानों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि यह बेतुका होता, और इसके अलावा 1905 में, जब वह अभी तक विद्रोही नहीं हुआ था, उसने खुद क्रांति की जीत के लिए एक शर्त के रूप में मजदूरों और किसानों के बीच गठबंधन की स्पष्ट रूप से वकालत की थी। दूसरी ओर वह मेंशेविक मास्लोव की उदारवादी बातों को सहानुभूतिपूर्वक उद्धृत करता है, जो साबित करता है कि समाजवाद के दृष्टिकोण से निम्न बुर्जुआ समान भूमि स्वामित्व काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी है, लेकिन बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के दृष्टिकोण से समानता और समान स्वामित्व के लिए निम्न बुर्जुआ संघर्ष के प्रगतिशील और क्रांतिकारी चरित्र को दबा देता है। काउत्स्की एक निराशाजनक उलझन में है। ध्यान दें कि वह 1918 में रूसी क्रांति के बुर्जुआ चरित्र पर जोर देता है। वह 1918 में दृढ़ता से कहता है, इन सीमाओं से परे मत जाओ। फिर भी यही काउत्स्की गरीब किसानों को जमीन के छोटे छोटे टुकड़े किराए पर देने, जो कि समान भूमि स्वामित्व का एक अनुमान है, कि पेटी बुर्जुआ सुधार में कुछ समाजवादी बुर्जुआ क्रांति के लिए देखता है। अगर आप समझ सके तो इसे समझें। इन सब के अलावा काउत्स्की एक निश्चित पार्टी की वास्तविक नीति को ध्यान में रखने में एक अशिक्षित अक्षमता प्रदर्शित करता है। वह मेंशेविक मास्लोव के खोखले वाक्यांशों को उद्धृत करता है और 1917 में मेंशेविक पार्टी द्वारा अपनाई गई वास्तविक नीति को देखने से इनकार करता है, जब जमींदारों और कैडेटों के साथ गठबंधन में उन्होंने वस्तुतः एक उदार कृषि सुधार और जमींदारों के साथ समझौता करने की वकालत की थी। इसका सबूत भूमि समितियों के सदस्यों की गिरफ्तारी और एस मास्लोव का भूमि विधेयक। काउत्स्की ये देखने में विफल रहे कि निम्न बुर्जुआ समानता के प्रतिक्रियावादी और काल्पनिक चरित्र के बारे में पी मास्लोव के वाक्यांश वास्तव में किसानों द्वारा भूस्वामियों को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने के बजाय किसानों और भूस्वामियों के बीच समझौते की मेंशेविक नीति, यानी किसानों को धोखा देने में भूस्वामियों का समर्थन करना, को छिपाने के लिए एक आवरण है। काउत्स्की कितना मार्क्सवादी है? बोल्शेविकों ने ही बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति और समाजवादी क्रांति के बीच सख्ती से अंतर किया। पूर्व को आगे बढ़ाकर उन्होंने बाद की क्रांति के लिए संक्रमण का द्वार खोल दिया। यह एकमात्र नीति थी जो क्रांतिकारी और मार्क्सवादी थी। काउत्स्की के लिए यह समझदारी भरा कदम होता कि वे कमजोर उदारवादी व्यंग्य को न दोहराते। अभी तक कहीं भी छोटे किसानों ने सैद्धांतिक विश्वासों के प्रभाव में सामूहिक खेती को नहीं अपनाया है। कितना होशियार है! लेकिन अभी तक कभी भी और कहीं भी किसी भी बड़े देश के छोटे किसान सर्वहारा राज्य के प्रभाव में नहीं रहे हैं। अभी तक कभी भी और कहीं भी छोटे किसानों ने खुले वर्ग संघर्ष में भाग नहीं लिया है, जो गरीब किसानों और धनी किसानों के बीच गृहयुद्ध की हद तक पहुंच गया हो, जिसमें सर्वहारा राज्य द्वारा गरीबों को प्रचारात्मक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन दिया गया हो। अभी तक कभी भी और कहीं भी मुनाफाखोरों और अमीरों ने युद्ध से इतनी संपत्ति अर्जित नहीं की है, जबकि किसानों का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। काउत्स्की बस पुरानी बातें दोहराता है, वो बस पुरानी बातों को ही चबाता है, यहाँ तक कि सर्वहारा तानाशाही के नए कार्यों के बारे में सोचने से भी डरता है। लेकिन प्रिय काउत्स्की, यदि किसानों के पास छोटे पैमाने की खेती के लिए उपकरण नहीं है और सर्वहारा राज्य उन्हें सामूहिक खेती के लिए मशीनें प्राप्त करने में मदद करता है, तो क्या यह एक सैद्धांतिक विश्वास है? अब हम भूमि के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे।
हमारे नारोदनिक, जिनमें सभी वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी शामिल हैं, इस बात से इनकार करते हैं कि हमने जो उपाय अपनाया है वह भूमि का राष्ट्रीयकरण है। वे सिद्धांत रूप में गलत हैं। जब तक हम वस्तु उत्पादन और पूंजीवाद के ढांचे के भीतर रहते हैं, भूमि के निजी स्वामित्व का उन्मूलन भूमि का राष्ट्रीयकरण है। समाजीकरण शब्द केवल एक प्रवृत्ति, एक इच्छा, समाजवाद में संक्रमण की तैयारी को व्यक्त करता है। भूमि के राष्ट्रीयकरण के प्रति मार्क्सवादियों का रवैया क्या होना चाहिए? यहाँ भी काउट्स्की सैद्धांतिक प्रश्न को सूत्रबद्ध करने में विफल रहता है, या जो इससे भी बदतर है, वह जानबूझकर इससे बचता है। हालांकि रूसी साहित्य से पता चलता है कि काउट्स्की को राष्ट्रीयकरण, नगरपालिकाकरण यानी स्थानीय स्वशासन अधिकारियों को बड़ी संपदाओं का हस्तांतरण या भूमि के विभाजन के प्रश्न पर रूसी मार्क्सवादियों के बीच पुराने विवादों की जानकारी है। काउट्स्की का ये दावा कि बड़ी जागीरों को राज्य को सौंपना और उन्हें छोटे छोटे भूखंडों में उन किसानों को किराए पर देना जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, मार्क्सवाद का सरासर मजाक है। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि इसमें कुछ भी समाजवादी नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, ये बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को उसके निष्कर्ष तक भी नहीं ले जाएगा। काउट्स्की का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने मेंशेविकों पर भरोसा किया। इसलिए यह अजीब स्थिति है कि हमारी क्रांति को बुर्जुआ चरित्र देने पर जोर देते हुए और बोल्शेविकों को समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए दोषी ठहराते हुए वे खुद समाजवाद की आड़ में एक उदार सुधार का प्रस्ताव करते हैं, बिना इस सुधार को कृषि संबंधों में मध्ययुगीनता के सभी अवशेषों को पूरी तरह से मिटाने के बिंदु तक ले जाने के। काउट्स्की के तर्क उनके मेंशेविक सलाहकारों की तरह सुसंगत बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के बचाव के बजाय उदार बुर्जुआ वर्ग का बचाव करते हैं, जो क्रांति से डरते हैं। वास्तव में केवल बड़ी संपदाओं को ही क्यों, न कि सारी भूमि को राज्य की संपत्ति में क्यों बदला जाना चाहिए? उदार पूंजीपति वर्ग इस तरह पुरानी स्थितियों के अधिकतम संरक्षण यानी क्रांति में न्यूनतम स्थिरता और पुरानी स्थितियों में वापसी के लिए अधिकतम सुविधा प्राप्त करता है। कट्टरपंथी पूंजीपति वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग जो बुर्जुआ क्रांति को उसके निष्कर्ष तक ले जाना चाहता है, भूमि के राष्ट्रीयकरण का नारा आगे बढ़ाता है। काउट्स्की, जिन्होंने लगभग 20 साल पहले धुंधले और सुदूर अतीत में कृषि प्रश्न पर एक उत्कृष्ट मार्क्सवादी रचना लिखी थी, ये जाने बिना नहीं रह सकते कि मार्क्स ने घोषित किया था कि भूमि राष्ट्रीयकरण वास्तव में पूंजीपति वर्ग का एक सुसंगत नारा है। काउट्स्की को रॉबर्ट्स के साथ मार्क्स के विवाद और मार्क्स के उनके अधिशेष मूल्य के सिद्धांतों में उल्लेखनीय अंशों के बारे में पता होना चाहिए, जहां भूमि राष्ट्रीयकरण के क्रांतिकारी महत्व को बुर्जुआ लोकतांत्रिक अर्थ में विशेष स्पष्टता के साथ समझाया गया है। मेंशेविक पी मास्लोव, जिन्हें दुर्भाग्यवश काउट्स्की ने अपने सलाहकार के रूप में चुना था, ने इस बात से इनकार किया कि रूसी किसान सारी भूमि, किसानों की भूमि सहित के राष्ट्रीयकरण के लिए सहमत होंगे। कुछ हद तक मास्लोव के इस दृष्टिकोण को उनके मूल सिद्धांत, जो केवल मार्क्स के बुर्जुआ आलोचकों की नकल करता है, से जोड़ा जा सकता है, अर्थात उनका पूर्ण किराए का खंडन और घटते प्रतिफल के कानून, या तथ्य, जैसा कि मास्लोव ने व्यक्त किया, कि उनकी मान्यता वास्तव में, हालांकि 1905 की क्रांति ने ही यह उजागर कर दिया था कि रूस में अधिकांश किसान, ग्रामीण समुदायों के सदस्य और साथ ही गृहस्थ किसान सभी भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। 1917 की क्रांति ने इसकी पुष्टि की और सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता संभालने के बाद ऐसा किया गया। बोल्शेविक मार्क्सवाद के प्रति वफादार रहे और उन्होंने कभी भी बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को छोड़ने की कोशिश नहीं की, काउट्स्की के बावजूद, जिन्होंने बिना किसी सबूत के हम पर ऐसा करने का आरोप लगाया। बोल्शेविकों ने सबसे पहले किसानों के बुर्जुआ लोकतांत्रिक विचारकों में सबसे उग्रवादी, सबसे क्रांतिकारी, सर्वहारा वर्ग के सबसे करीब खड़े लोगों यानी वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों की मदद की, ताकि वे वास्तव में भूमि का राष्ट्रीयकरण कर सकें। 20 अक्टूबर 1917 को, यानी सर्वहारा समाजवादी क्रांति के पहले दिन, रूस में भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। इसने पूंजीवाद के विकास के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम आधारशिला रखी। काउट्स्की मार्क्स से अलग हुए बिना इसे नकार नहीं सकते और साथ ही एक कृषि व्यवस्था बनाई जो समाजवाद में संक्रमण के दृष्टिकोण से सबसे लचीली है। बुर्जुआ लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से रूस में क्रांतिकारी किसान इससे आगे नहीं जा सकते थे। इस दृष्टिकोण से भूमि के राष्ट्रीयकरण और समान भूमि स्वामित्व से अधिक आदर्श कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी अधिक क्रांतिकारी इसी दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है। ये बोल्शेविक थे और केवल बोल्शेविक, जिन्होंने केवल सर्वहारा क्रांति की जीत के लिए धन्यवाद किसानों को बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को वास्तव में उसके निष्कर्ष तक ले जाने में मदद की, और केवल इस तरह से उन्होंने समाजवादी क्रांति में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने और तेज करने के लिए अधिकतम प्रयास किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काउट्स्की अपने पाठकों के सामने कितनी बड़ी उलझन पेश कर रहे हैं,
जब वे बोल्शेविकों पर क्रांति के बुर्जुआ चरित्र को समझने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं और फिर खुद मार्क्सवाद से इस कदर अलग हो जाते हैं कि वे भूमि के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ नहीं कहते और बुर्जुआ दृष्टिकोण से सबसे कम क्रांतिकारी उदार कृषि सुधार को कुछ समाजवादी के रूप में पेश करते हैं। अब हम ऊपर बताए गए तीसरे प्रश्न पर आ गए हैं, अर्थात रूस में सर्वहारा तानाशाही ने किस हद तक साझा खेती करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। यहाँ भी काउत्स्की ने एक बहुत ही जालसाजी की प्रकृति में कुछ किया है। वह केवल एक बोल्शेविक के सिद्धांतों को उद्धृत करता है जो साझा खेती करने के कार्य की बात करते हैं। इनमें से एक सिद्धांत को उद्धृत करने के बाद हमारे सिद्धांतकार विजयी भाव से कहते हैं, दुर्भाग्यवश कोई कार्य केवल कार्य कह देने से पूरा नहीं हो जाता। फिलहाल रूस में सामूहिक खेती केवल कागजों पर ही रहने के लिए अभिशप्त है। अभी तक कहीं भी छोटे किसानों ने सैद्धांतिक मान्यताओं के प्रभाव में सामूहिक खेती को नहीं अपनाया है। अभी तक और कहीं भी साहित्यिक ठगी उस स्तर तक नहीं की गई है जिस स्तर तक काउत्स्की गिर गया है। वह सिद्धांतों का हवाला देता है लेकिन सोवियत सरकार के कानून के बारे में कुछ नहीं कहता। वह सैद्धांतिक मान्यताओं के बारे में बात करता है लेकिन सर्वहारा राज्य सत्ता के बारे में कुछ नहीं कहता जिसके हाथों में कारखाने और माल है। मार्क्सवादी काउत्स्की ने 1899 में अपने एग्रेरियन क्वेश्चन में छोटे किसानों को समाजवाद की ओर धीरे धीरे ले जाने के लिए सर्वहारा राज्य के पास उपलब्ध साधनों के बारे में जो कुछ लिखा था उसे 1918 में पाखंडी काउत्स्की ने भुला दिया। बेशक कुछ सौ राज्य समर्थित कृषि कम्यून और राजकीय फार्म यानी राज्य की कीमत पर श्रमिकों के संघों द्वारा खेती की जाने वाली बड़ी फार्म बहुत कम है, लेकिन क्या काउत्स्की द्वारा इस तथ्य की अनदेखी को आलोचना कहा जा सकता है। रूस में सर्वहारा तानाशाही द्वारा भूमि का राष्ट्रीयकरण किए जाने से बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति को उसके निष्कर्ष तक ले जाने में सबसे बेहतर ढंग से मदद मिली है, यहाँ तक कि प्रतिक्रांति की जीत के कारण भूमि राष्ट्रीयकरण से भूमि विभाजन की स्थिति पैदा होने की स्थिति में भी मैंने 1905 की क्रांति में मार्क्सवादियों के कृषि कार्यक्रम पर अपने पैम्फलेट में इस संभावना की विशेष जांच की है। इसके अलावा भूमि के राष्ट्रीयकरण ने सर्वहारा राज्य को कृषि में समाजवाद की ओर बढ़ने का अधिकतम अवसर दिया है। संक्षेप में, जहां तक सिद्धांत का सवाल है, काउत्स्की ने हमारे सामने एक अविश्वसनीय मिश्रण प्रस्तुत किया है जो मार्क्सवाद का पूर्ण त्याग है, और जहां तक व्यवहार का सवाल है, पूंजीपति वर्ग और उनके सुधारवाद की दास्ता की नीति है। वास्तव में एक बेहतरीन आलोचना। काउत्स्की ने उद्योग के अपने आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत निम्नलिखित शानदार तर्क के साथ की, रूस में बड़े पैमाने पर पूंजीवादी उद्योग है। क्या इस आधार पर उत्पादन की समाजवादी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? कोई ऐसा सोच सकता है अगर समाजवाद का मतलब ये हो कि अलग अलग कारखानों और खदानों के मजदूर इन्हें अपनी संपत्ति बना लें, शाब्दिक रूप से इन्हें अपने लिए हड़प लें ताकि हर कारखाने में अलग अलग उत्पादन किया जा सके। आज ही के दिन 5 अगस्त को जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूँ, काउत्स्की आगे कहते हैं, 2 अगस्त को लेनिन द्वारा मॉस्को से दिया गया एक भाषण बताया गया है जिसमें उन्होंने कहा है, मजदूर कारखानों को मजबूती से अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और किसान जमीन मालिकों को वापस नहीं करेंगे। अब तक ये नारा कारखाने मजदूरों के लिए और जमीन किसानों के लिए एक अराजकतावादी संघवादी नारा रहा है, न कि एक सामाजिक लोकतांत्रिक नारा। मैंने इस अंश को पूरा उद्धृत किया है ताकि रूसी मजदूर, जो पहले काउत्स्की का आदर करते थे और जो कि बिल्कुल उचित भी था, स्वयं देख सके कि बुर्जुआ खेमे में जाने वाले इस भगोड़े ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। जरा सोचिए, 5 अगस्त को जब रूस में कारखानों के राष्ट्रीयकरण पर कई फरमान जारी किए गए थे और एक भी कारखाना मजदूरों द्वारा हड़पा नहीं गया था, बल्कि सभी को गणतंत्र की संपत्ति में बदल दिया गया था। 5 अगस्त को काउत्स्की मेरे भाषण में एक वाक्य की स्पष्ट रूप से कुटिल व्याख्या के बल पर जर्मन पाठकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि रूस में कारखानों को मजदूरों के अलग अलग समूहों को सौंपा जा रहा है। और उसके बाद काउत्स्की बहुत विस्तार से इस बात पर बहस करता है कि कारखानों को मजदूरों के अलग अलग समूहों को सौंपना गलत है। यह आलोचना नहीं है, ये पूंजीपति वर्ग के एक चापलूस की चाल है जिसे पूंजीपतियों ने मजदूरों की क्रांति को बदनाम करने के लिए काम पर रखा है। काउत्स्की बार बार कहते हैं कि कारखानों को राज्य, नगर पालिकाओं या उपभोक्ता सहकारी समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए, और अंत में वे कहते हैं, यही वह है जो वे अब रूस में करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका क्या मतलब है? अगस्त में क्या काउत्स्की अपने दोस्तों स्टीन या एक्सेलरोड या रूसी पूंजीपति वर्ग के किसी अन्य मित्र को कारखानों पर जारी किए गए कम से कम एक फरमान का अनुवाद करने के लिए नहीं कह सकते थे? वे इस दिशा में कितनी दूर तक गए हैं, हम अभी नहीं बता सकते। किसी भी स्थिति में सोवियत गणराज्य की गतिविधि का ये पहलू हमारे लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी का विषय है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है।
आदेशों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि काउत्स्की उनकी विषय वस्तु को अनदेखा करता है या अपने पाठकों से छिपाता है, लेकिन इन आदेशों के प्रभाव के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। सर्वांगीण, विस्तृत, विश्वसनीय और तेजी से सूचना देने वाले आंकड़ों के बिना समाजवादी उत्पादन असंभव है। सोवियत गणराज्य ने संभवतः अभी तक ऐसे आंकड़े नहीं बनाए होंगे। हम इसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह अत्यधिक विरोधाभासी है और किसी भी तरह से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ये भी तानाशाही और लोकतंत्र के दमन का परिणाम है। प्रेस या भाषण की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। पूंजीपतियों और दुतोव के आदमियों के स्वतंत्र प्रेस से कौत्स्की को कारखानों पर मजदूरों के कब्जे की जानकारी मिली होगी। वर्गों से ऊपर खड़ा ये गंभीर विद्वान सचमुच शानदार है। अनगिनत तथ्यों के बारे में जो बताते हैं कि कारखानों को केवल गणराज्य को सौंपा जा रहा है, कि उनका प्रबंधन सोवियत सत्ता के एक अंग सर्वोच्च आर्थिक परिषद द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से ट्रेड यूनियनों द्वारा चुने गए श्रमिकों से बना है। कौत्स्की एक भी शब्द कहने से इनकार करते हैं। मफलर वाले आदमी की जिद के साथ वह जिद्दी रूप से एक बात दोहराते रहते हैं, मुझे शांतिपूर्ण लोकतंत्र दो, बिना गृहयुद्ध के, बिना तानाशाही के और अच्छे आंकड़ों के साथ। सोवियत गणराज्य ने एक सांख्यिकीय सेवा बनाई है जिसमें रूस के सबसे अच्छे सांख्यिकीय विशेषज्ञ कार्यरत हैं, लेकिन जाहिर है आदर्श आंकड़े इतनी जल्दी प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। एक शब्द में कौत्स्की जो मांग करता है वह बिना क्रांति के, बिना उग्र संघर्ष के, बिना हिंसा के क्रांति है। ये हड़तालों की मांग करने के बराबर है जिसमें श्रमिक और मालिक उत्तेजित नहीं होते। इस तरह के समाजवादी और आम उदार नौकरशाह के बीच अंतर खोजने की कोशिश करें। अतः ऐसी तथ्यात्मक सामग्री पर भरोसा करते हुए, अर्थात असंख्य तथ्यों को जानबूझकर और तिरस्कारपूर्वक अनदेखा करते हुए, काउत्स्की निष्कर्ष निकालता है, ये संदिग्ध है कि रूसी सर्वहारा वर्ग ने सोवियत गणराज्य के तहत वास्तविक व्यावहारिक लाभ के रूप में, न कि केवल आदेशों के रूप में, अधिक प्राप्त किया है जितना कि उसे संविधान सभा से प्राप्त होता, जिसमें सोवियतों की तरह समाजवादी, हालांकि एक अलग रंग के थे, प्रमुख थे। एक रत्न है ना। हम काउत्स्की के प्रशंसकों को सलाह देंगे कि वे इस कथन को रूसी मजदूरों के बीच जितना संभव हो सके उतना व्यापक रूप से प्रसारित करें, क्योंकि काउत्स्की उनके राजनीतिक पतन की गहराई को मापने के लिए इससे बेहतर सामग्री नहीं दे सकते थे। कॉमरेड मजदूरों, केरेंस्की भी एक समाजवादी थे, केवल एक अलग रंग के। इतिहासकार काउत्स्की उस नाम, उस उपाधि से संतुष्ट हैं जिसे दक्षिणपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों और मेंशेविकों ने अपने लिए अपनाया है। इतिहासकार काउत्स्की उन तथ्यों को सुनने से भी इनकार करते हैं जो दिखाते हैं कि केरेंस्की के तहत मेंशेविकों और दक्षिणपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों ने साम्राज्यवादी नीति और पूंजीपति वर्ग की लूटपाट वाली प्रथाओं का समर्थन किया। वे इस तथ्य के बारे में चुप रहते हैं कि संविधान सभा में बहुमत साम्राज्यवादी युद्ध और बुर्जुआ तानाशाही के इन्हीं चैंपियनों का था, और इसे आर्थिक विश्लेषण कहा जाता है। अंत में मैं इस आर्थिक विश्लेषण का एक और नमूना उद्धृत करना चाहूंगा। 9 महीने के अस्तित्व के बाद सोवियत गणराज्य ने सामान्य खुशहाली फैलाने के बजाय ये समझाने के लिए खुद को बाध्य महसूस किया कि सामान्य अभाव क्यों है। हम कैडेटों के मुंह से ऐसी दलीलें सुनने के आदी हैं। रूस में पूंजीपति वर्ग के सभी पिछलग्गू इस तरह से बहस करते हैं, 9 महीने बाद हमें अपनी सामान्य खुशहाली दिखाओ, और वह भी 4 साल के विनाशकारी युद्ध के बाद, जिसमें विदेशी पूंजी रूस में पूंजीपति वर्ग की तोड़फोड़ और विद्रोहों को चौतरफा समर्थन दे रही है। वास्तव में काउत्स्की और एक प्रतिक्रांतिकारी पूंजीपति के बीच बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं रह गया है, जरा भी अंतर नहीं रह गया है। समाजवाद के आवरण में लिपटी उसकी मीठी मीठी बातें केवल वही दोहराती हैं जो रूस में कोनिलोव के लोग, दुतोव के लोग और क्रास्नोव के लोग स्पष्ट रूप से, सीधे और बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं। उपरोक्त पंक्तियां 9 नवंबर 1918 को लिखी गई थीं। उसी रात जर्मनी से विजयी क्रांति की शुरुआत की खबर मिली, सबसे पहले कील और अन्य उत्तरी शहरों और बंदरगाहों में, जहां सत्ता मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की परिषदों के हाथों में चली गई, फिर बर्लिन में, जहां भी सत्ता एक परिषद के हाथों में चली गई। काउत्स्की और सर्वहारा क्रांति पर मेरे पर्चे का जो निष्कर्ष अभी लिखा जाना बाकी था, वह बनावश्यक है। 10 नवंबर 1918।